जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, बीएड क्वेश्चन आंसर की सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। जब हमने पेपर फर्स्ट का इसके पहले करवाया था, पेपर फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर वैदिक काल, तो ये उसके आगे का दूसरा चैप्टर है बौद्ध काल। तो चलिए इसमें भी हम उसी तरह करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपको बोलेंगे, ऑप्शन बताएंगे, फिर उसमें आपको कुछ समय देंगे। अगर आप उसमें बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इसका डिटेल में विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं बौद्ध काल का समय माना जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन आप देख लीजिए, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व। तो दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है मेरे हिसाब से। वैसे तो इजी नोट्स में इसका ऑप्शन बी दिया हुआ है, लेकिन बी एकदम गलत है। आपने पढ़ा होगा, क्योंकि यदि अगर बौद्ध, देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध का कार्यकाल माना जाता है, तो जिनका कार्यकाल माना जाता है वो 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक, अब इन दोनों क्वेश्चन को मिला के आप इसका आंसर देखिए, ढूंढने की कोशिश करिए। चूंकि ये ईसा पूर्व दिया है तो इस वजह से ईसा पूर्व क्या होता है, वो बड़े से छोटे की ओर चलता है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं जो छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं। पहली बात तो इन्होंने यह गलती की। और दूसरी बार, अब 563 और 483 अगर देखा जाए, सिर्फ इसको ही देखा जाएगा, तो ये 563 के आगे कौन सा ऑप्शन आएगा, 600 आएगा। तो 600 से और इधर 483 के पहले कौन सा ऑप्शन आएगा, इस शताब्दी का 400 आएगा। तो सही सही तो इसका जो 600 से शुरू होना चाहिए और उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे 600 से तो शुरू हो रहा है, यहाँ पे 600 ईसा पूर्व से, लेकिन यहाँ पे जो 1200 ईसा पूर्व दिया है ये गलत है। क्योंकि 600 से हम 1200 जाएंगे, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ईसा पूर्व में क्या प्रोसेस होता है कि मान लीजिए ये ईसा का जन्म हो गया 0, 600 आपका ये होगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे, उसके बाद 1200 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब बात करते हैं यदि गौतम बुद्ध के जन्म की, महात्मा बुद्ध के जन्म की, तो ये 563 यानी 600 से पहले हुआ था। तो यहाँ पे अगर उनका जन्म हुआ, मान लीजिए 563 से हम मान लेते हैं, तो इनके कहने के हिसाब से, इस वाले ऑप्शन के हिसाब से, इनका जन्म 1200 से 600 से 1200 के बीच हुआ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये गलत है। तो इस वजह से इसका सही ऑप्शन जो होगा वो 600 से लेकर 1 ईस्वी तक हो जाए, बौद्ध काल का। यहाँ पे ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यदि पेपर में भी सेम दे देता है तो फिर आपको इस पे ही लगाना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे जिसका सही आंसर होगा वो 600 ईसा पूर्व से 1 शताब्दी या 1 ईस्वी मान लीजिए, इसको 1 शताब्दी ही मान लीजिए, इसमें हुआ था। तो यहाँ हमने दो क्वेश्चन कर लिए। तीसरा भी हो गया। अब चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। गौतम बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया है। ज्ञान प्राप्ति, अहिंसा, सदाचार एवं पवित्र जीवन को, अहिंसा, कर्मकांड एवं बाह्य आडंबर को, और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति, अहिंसा, सदाचार एवं जीवन को। बौद्ध शिक्षा उचित रूप से विचार किए जाने पर प्राचीन हिंदू अथवा ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक रूप है। यह कथन किसका है? आपको यहाँ पे पकड़ना है 2 शब्द, हिंदू अथवा ब्राह्मणीय शिक्षा, और यहाँ तो बौद्ध शिक्षा है ही है। तो यह कथन डॉक्टर मुखर्जी का है। उसके बाद एक दूसरा कथन है, देखिए, बौद्ध शिक्षा पूर्णतः मठों से संबंधित थी, उन लोगों के लिए उद्दिष्ट थी जो संघ में प्रवेश करते थे अथवा प्रवेश के उद्देश्य भी रखते थे। यहाँ पे मठ को आप हाईलाइट करिएगा। जब मठ के लिए आ जाएगा हाईलाइट, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अल्तेकर। इन्होंने
बौद्ध शिक्षा पे भी बात कही हुई है और इसके पहले वैदिक कालीन शिक्षा पे भी बात कही गई है इनके द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठों में किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी? क्योंकि बौद्ध धर्म मठ से संबंधित है, इस वजह से यहाँ पे मठ में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बल दिया गया है ज्ञान पर, निर्वाण प्राप्ति पर, कठोर वर्ण व्यवस्था पर, शिक्षा पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ क्या होता है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे है। महात्मा बुद्ध के अनुसार निर्वाण का अर्थ है सुख की प्राप्ति, चिंतन की समाप्ति, इच्छाओं की समाप्ति और इच्छाओं की प्राप्ति। और निर्वाण का सही अर्थ हो जाएगा इच्छाओं की समाप्ति, यानी आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएं, तो आपने निर्वाण की प्राप्ति कर ली है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए हैं? 2, 4, 6 और 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 आर्य सत्य बताए हैं। अब वो चारों आर्य सत्य कौन कौन से हैं? पहला है दुख, दूसरा है समुदाय, तीसरा है निरोध और चौथा है मार्ग। तो दुख है अगर संसार में तो उसका कारण भी है, और कारण है तो उसका निवारण भी है, और निवारण है तो उसके निवारण के कई मार्ग हैं जिसे महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है। 8 मार्ग निवारण के दिए गए हैं। अब यहाँ पे आते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये क्वेश्चन जीके का, इसे तो आपको पता ही होगा, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है 12वां, बौद्ध शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण होता था बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्ध धर्म का, बौद्ध संघों का, विशेष व्यक्ति का? बताइए। तो इस पर नियंत्रण होता था बौद्ध संघों का। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम संघ, यहाँ पे संघ का नियंत्रण होता था। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म ग्रंथों का पठन, ध्यान मनन करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक भावनाओं का विकास करना। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा इसमें आपको कम दिखाई दे रहा होगा, फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं बोल के। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों का कारण किसको माना है? अज्ञानता को, आध्यात्मिकता को, ज्ञान को, चरित्र को? इसका सही जवाब हो जाएगा अज्ञानता को। यदि आप अज्ञानी रहेंगे तो अभी आपको दुख समझ में आएगा, यदि आपको ज्ञान हो जाएगा तो सुख दुख सब सेम हो जाएगा। बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धनोपार्जन करना, निर्वाण प्राप्त करना, बौद्ध धर्म का प्रचार करना, और इनमें से सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा निर्वाण प्राप्त करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी व्यक्ति प्रधान, धर्म प्रधान, समुदाय प्रधान, जाति प्रधान? तभी आया था ऊपर एक संघ, तो ये समुदाय प्रधान जो है ये संघ ही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी रामपाल ने, कुमारगुप्त ने, राजा धर्मपाल ने, मैत्रक वंशी भट्टारक ने? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में की थी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा राजा धर्मपाल ने, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में, मठों एवं विहारों में, मकतब मदरसा में, विश्व भारती में? तो गुरुकुल में तो वैदिक काल में दी जाती थी, और जो बौद्ध काल है उसमें मठों एवं विहारों में शिक्षा दी जाती थी। अभी हमने मकतब मदरसा नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे तो ये आपको मिलेगा। अब आते हैं उपसंपदा संस्कार होता था। तो उपसंपदा बौद्ध काल में इसका प्रयोग किया जाता था। अभी हम बात करेंगे उपसंपदा क्या होती है, नेक्स्ट आगे आएंगे तो।
बौद्ध काल में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते थे जिन्हें कहा जाता था शिक्षक, उपाध्याय, विद्वान। इसका सही आंसर हो जाएगा उपाध्याय। बौद्धकालीन शिक्षा कितने रूपों में व्यवस्थित थी? प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और ए और बी दोनों, टी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे भी जो ऑप्शन दिया हुआ है, अब ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ पे हम सी लगा सकते हैं, लेकिन इसका सही जवाब जो होगा वो डी होगा, क्योंकि जो बौद्ध शिक्षा थी वो 3 रूप, अगर इसमें अगर आंसर आ जाता 1, 2, 3 करके, तो इसमें सही जवाब होता 3, कि बौद्ध शिक्षा थी जो वो 3 भागों में विभाजित थी, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और भिक्षु शिक्षा। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो 2 भाग में, प्राथमिक और उच्च में। हमने इसके पहले वाले मीटर बताया था, परा और अपरा, वो भी एक प्रकार है, लेकिन प्राथमिक और उच्च शिक्षा 2 प्रकार होते हैं बौद्ध का, वो वैदिक कालीन की, और इसमें 3 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पे इनमें से कोई नहीं इस वजह से नहीं चूज किया जा सकता, क्योंकि ऊपर के 2 इसमें हो सकते हैं, अगर कोई ना मिलता तब इनमें से कोई नहीं चूज किया था। लेकिन आपको बता दें 3 ऑप्शन में होगा तो आप यहाँ पे 3 भी लगाएंगे, क्योंकि एक भिक्षु शिक्षा भी इसका जो है एक प्रकार है। तो अभी इसमें हम सी में ही लगा देते हैं। प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्ष से प्रारंभ होती थी? वैदिक कालीन में क्या था कि वहाँ पे 8 वर्ष से प्रारंभ होती थी, लेकिन यहाँ पे जो 6 वर्ष से प्रारंभ होती है। अब देखिए पवज्जा संस्कार कितने वर्ष की अवधि में होता था? अब बात करते हैं पवज्जा संस्कार कितने वर्ष की अवस्था में होता था। तो पवज्जा संस्कार भी 6 वर्ष की अवस्था में होता था। वहाँ पे वैदिक कालीन में क्या होता था कि 8 वर्ष या 10 वर्ष 12 वर्ष में उपनयन संस्कार होता था। तो यहाँ पे वही जो पवज्जा संस्कार है वहाँ पे वो उपनयन संस्कार होता था। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, यहाँ पे दे रहा विहारों में, मठों में, गुरुकुल में, शिक्षा केंद्रों में। अब देखिए ये क्वेश्चन भी अधूरा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी लिखा, क्योंकि ये बौद्ध कालीन वाले चैप्टर में दिया गया है, इस वजह से मान लिया जाता है कि हाँ ये बौद्ध कालीन से है। लेकिन यदि एग्जाम में होगा तो यहाँ पर आगे कुछ ना कुछ देना होना चाहिए कि वैदिक कालीन प्रारंभिक शिक्षा पूछ रहा है या फिर बौद्ध कालीन की पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है। अगर वैदिक की पूछेगा तो गुरुकुल में। अब चूंकि इसमें बौद्ध चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे विहारों और मठों दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन जो इसका ज़्यादा सही ऑप्शन होगा वो मठ हो जाएगा। यदि दोनों अगर होता तो विहारों या मठों दोनों हो जाता। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक द्वारा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि मंत्र का उच्चारण कब किया जाता है? तो ऑप्शन पहला है शिक्षा प्रारंभ करने के समय, युवा होने पर, शिक्षा पूर्ण करने के समय, प्रतिवर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा प्रारंभ होने के समय। जब बच्चा एडमिशन लेता है, यानी जब उस प्रवेश करने के लिए जाता है, तो उसे ये मंत्र का जाप 3 बार करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं पवज्जा संस्कार के बाद कितने आदेश दिए जाते थे? तो पवज्जा संस्कार के बाद उसको 10 आदेश दिए जाते थे। फिर प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम भाषा थी। तो आपको जानकारी होगी कि जो बौद्ध काल में पाली भाषा सबसे ज़्यादा प्रचलित थी, इसलिए बौद्ध में जो जितने उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने वो पाली भाषा में ही दिए थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च शिक्षा में अध्ययन की अवधि कितने वर्ष थी? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। 12 वर्ष से शुरू भी होती थी उस शिक्षा, चूँकि 6 वर्ष में जो है इसकी प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष से शुरू होती थी और वो 6 वर्ष से चलती थी। तो 6 से 12 वर्ष हो गया, 12 वर्ष से शुरू होती है और 12 वर्ष में ही उच्च शिक्षा जो है खत्म हो जाती है। तो टोटल जो इसका पढ़ने का समय हो गया 12 24 साल वो हो गया। 24 साल के बाद यदि कोई पढ़ना चाहता है तो फिर वो उपसंपदा वाले स्तर पर जाता था, अदरवाइज जो वहाँ से फिर वो अपने गृहस्थ आश्रम में चला जाता था। उपसंपदा संस्कार के बाद प्रारंभ होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसंपदा संस्कार
किसके बाद प्रारंभ होती है? तभी हमने आपको बताया कि ये उच्च शिक्षा खत्म होने के बाद उपसंपदा संस्कार प्रारंभ हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल में मुख्य शिक्षा संस्था थी। और एक बता दें आपको, जो उपसंपदा संस्कार है ये 10 वर्ष की अवधि का होता था। अब देखिए, मठ, परिषद, शास्त्रार्थ, विहार। अब यहाँ पे देखिए, जब मुख्य शिक्षा पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा विहार। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, बौद्ध काल में शिक्षा संस्थाएं थी, सेम टू सेम वही, बस यहाँ पे मुख्य शब्द हट गया है, तो इसमें से सभी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करते हैं आपका सारा जो है कन्फ्यूजन हम दूर कर सकें। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल पर नए भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसी आगे का चैप्टर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं लेके आने के लिए। दोस्तों काफ़ी पढ़ना पड़ता है हमें किताब से, फिर ईजी नोट से, उसके बाद ऑब्जेक्टिव हमने 3 ईजी नोट्स और बुक रखी हुई है, पढ़ के उसके बाद आपको समझाते हैं, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन आपको ना रह जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, पढ़ते रहिए।